हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। सो जो आज मैं लेके आया हूं लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है बेसिकली कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब सेम रहता है। ठीक है, चाहे वो टक्कर खाने के बाद हो या टक्कर खाने से पहले, कोलिजन के बाद हो, कोलिजन से पहले हो। ठीक है, सारी चीजें हम करेंगे। अब देखो, अगर हम बुलेट फायर करते हैं तो एक जो बुलेट, हमेशा गन को यहाँ रखा जाता है, जो राइफल होती है उसको यहाँ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब बुलेट फायर करते हैं तो ये बैक फायर होता है, यहाँ पर हमें जर्क लगता है। क्यों? मोमेंटम की वजह से। जितना मोमेंटम आगे होगा तो ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर भी जर्क लगेगा। ठीक है, या इसके अलावा बहुत सारे हैं। अब रॉकेट है, अगर हम रॉकेट की बात करें तो पीछे से गैसेस छोड़ता है लेकिन आगे की तरफ जाता है। तो ये क्या है बेसिकली, जितनी गैसेस छोड़ेगा उतनी तेज जाएगा। ठीक है, अगर हम गैसेस की जो क्वांटिटी है कम कर देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा। तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो हम इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने वाले हैं, सेकेंड लॉ भी लगेगा इसमें। देखो, अगर मैं बात करूँ इससे पहले लेक्चर की, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने कवर किया है, उसको जाके देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी थी। ठीक है, मजा आ जाएगा देख के एक बार। देखो, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व आफ्टर एन इवेंट, मतलब कोलिजन के बाद भी वो कंजर्व रहेगा। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो, एक बॉडी ये है हमारे पास और एक ही बॉडी है से, इसका मास बेटा m1 है और इसका मास m2 है। इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो u1 है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और इसकी है u2 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अगेन बता रहा हूं बेटा, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी इस डेरिवेशन को पकड़ सकता हूं। मैं इसलिए बहुत बेसिक से करवाता हूं तो और बहुत समझ आया ताकि, ठीक है, कैलकुलस मेथड से भी करवा सकता हूं। ठीक है, वो भी ट्राई करेंगे। सो ये हमारे पास आ गया, स्पीड से चल रहा है। ये था बेटा बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मतलब टक्कर लगने। देखो, कोलिजन होता है टक्कर लगने से पहले। कोई चीज आपस में टकराएंगे तभी तो मोमेंटम उनका फर्क आएगा। तो अगर कोई चीज टकराएगी तो उनमें मोमेंटम का डिफरेंस नहीं आएगा, तो यहां पे मोमेंटम का फर्क तभी आएगा। ये था बिफोर कोलिजन। अब अगर मैं बात करूं बेटा ड्यूरिंग कोलिजन, देखो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ये इस बॉडी के ऊपर टक्कर मार रही होगी, ये m1 है, ये m2 है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी F/2 ड्यू टू 1, और एक इसके ऊपर फोर्स लगेगी F/1 ड्यू टू 2। तो फोर्स ऑन टू सेकेंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, या फिर ड्यू टू लगा लोगे, इजी हो जाएगा समझने में। 2 के ऊपर 1 की वजह से, 1 के ऊपर 2 की वजह से F/2, ये आ गया। नो, अब बात करेंगे बेटा आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, यहां पे देखते हैं ध्यान से। ये बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी। अब हो सकता है कि इसकी स्पीड कुछ और होगी और इसकी स्पीड कुछ और होगी, तो मैंने इसको v1 ले लिया और उसको v2 ले लिया। क्लियर है? तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन को न्यूमेरिकली डिफाइन करने जा रहे हैं। देखो, तो कोलिजन मैंने बताया था टक्कर खाना। दो चीजें जब टकराती है, कोलाइड हो जाती है, तो उसे कहते हैं कोलिजन बेसिकली। ठीक है, तो देखो, रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to force applied। ये बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर हम यहां पे देखो ध्यान से देखना, ये बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, ये रही F21, और F21 की वजह से इसके चेंज हो रहा है मोमेंटम। F12 जो फोर्स इसके ऊपर लगेगी, इस बॉडी के ऊपर, इसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो गया। पहले U1 चल रहा था, अब जब इसके ऊपर फोर्स लगी, टकराई आपस में, तो ये फोर्स लगने का इसका मोमेंटम ये हो गया। तो ध्यान देंगे, F12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मोमेंटम चेंज होगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। ध्यान देंगे, जितना यहां से लेके यहां तक मोमेंटम चेंज हुआ वो t आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इक्वल है क्योंकि k की वैल्यू 1 होती है, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में निकाला था। सिमिलरली अगर सिमिलरली दूसरा देखें तो F21, अगर मैं F21 देखूं तो क्या आएगा, इसका मोमेंटम चेंज होएगा। मतलब ये है कि m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t। क्लियर? ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाया ना।
अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में क्या आएगा, F ये इधर जा रहा है तो 2 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F 1 2, ये दोनों फोर्सेस आपस में ऑपोजिट एंड इक्वल रहेंगी। थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई चीज किसी में टकराती है तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहां आ गया बेटा m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t, बट विद नेगेटिव साइन, वेट, बट विद नेगेटिव साइन। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, t से t कट गया और सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बेटा बहुत शॉर्ट है, मैंने डेरिवेशन करवाई है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में, अगर 9th क्लास का बच्चा भी देखेगा तो उसे भी समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है ना। ये अगर ध्यान से देखो, ये क्या है, मोमेंटम दोनों बॉडी का, इन दोनों बॉडी का मोमेंटम है प्लस किया हुआ, मतलब ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था वो ये था, क्लियर है। और ये क्या है हमारे पास, दोनों के दोनों फाइनल वेलोसिटी है ये वाली, तो इन दोनों का मोमेंटम का सम हमने यहां लिख दिया। तो ये क्या है, बेसिकली टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन के बाद मोमेंटम ये इक्वल रहेगा, ये आ गया हमारे पास। तो इसे कहते हैं मोमेंटम क्या रहेगा, सेम, कंजर्व्ड। मतलब अगर मोमेंटम कंजर्व की डेफिनेशन निकालूं, सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आर सेम, ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत काम का, दोनों बॉडी का हर एक चीज इसमें लिखा हुआ है, मास भी लिखा हुआ है, इनिशियल भी लिखा है और फाइनल भी लिखा हुआ है, क्लियर है। देखो ये इजी डेरिवेशन है, अरे कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला आता है। अब इसको एक बार कैलकुलस में समझते हैं, +1 लेवल का, ये तो तुमने 9th में ही पढ़ा है, ठीक है, ये तुमने 9th में ही पढ़ा है। अब मैं थोड़ा +1 लेवल ऐड कर रहा हूं, ध्यान देना इसमें। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नंबर 1 बाय सेकेंड लॉ। अगर हम सेकेंड लॉ से करना चाहें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो n बॉडीज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें नहीं पता कितनी है। अगर मैं सबका मोमेंटम निकालूं तो क्या आएगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस अप टू प्लस mn vn, यही आएगा। अगर मैं इसको मोमेंटम लिखूं तो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस अप टू प्लस pn, ये मोमेंटम आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, मतलब F इज इक्वल टू dp ओवर dt। अब इसको अगर मैं पुट करूं तो F इज इक्वल टू dp बाई dt करते हैं, तो ध्यान देना dp1 बाय dt प्लस dp2 dt dp3 अपॉन dt प्लस अप टू प्लस dpn अपॉन dt, ठीक है, ये मोमेंटम ऑन द nth पार्टिकल है, ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो, अगर मैं देखो दोनों तरफ करी थी बेसिकली, अगर मैं फोर्स 0 करता हूं ना, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखो आइसोलेटेड सिस्टम होता है जो कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर ना लगी हो, तो ये 0 हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको आइसोलेटेड सिस्टम में चेंज करूं, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही, तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt प्लस dp3 अपॉन dt प्लस अप टू प्लस dpn अपॉन dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। dt सब 0 हो जाएगा, और जो हमारे पास p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस अप टू प्लस pn इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो p1 इज इक्वल टू p2 p3 प्लस अप टू प्लस p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट, हमेशा सेम रहेगा, क्लियर है। ये तो आ गया बेटा सेकंड लॉ से। अब थर्ड लॉ से भी देख लेते हैं। थर्ड लॉ से तो वैसे हमने किया था अभी, ठीक है, इसी को कैलकुलस में देख लेते हैं कि कैलकुलस से कैसे चेंज करते हैं। बाय थर्ड लॉ, अगर थर्ड लॉ से मोमेंटम को कंजर्व शो करना चाहूं, ये था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शो करो, मैंने यहां से शो कर दिया, ठीक है। टोटल मोमेंटम ये है, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब 0, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नाउ
बाय थर्ड लॉ अब इससे क्या करेंगे, देखो अगेन एक बॉडी है, ये बॉडी है, या छोड़ो ऐसे करते हैं डायरेक्ट। देखो F इज इक्वल टू हमें पता है dp ओवर dt होता है, क्लियर। अब दो बॉडीज हैं, अगर चलो इसको ना बॉडी की तरह ही करते हैं, ये बॉडी है हमारे पास बेटा, ये बॉडी है। अब इससे क्या हुआ, दोनों टकरा गई और दोनों टकराने के बाद अलग अलग होगी, ठीक है। ये हमारे पास वन बॉडी है, मतलब वन, ये है टू, तो इसका आएगा m1, इसका आएगा m2। अगेन चलेगा बेटा, इसकी जो वेलोसिटी वगैरह की जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। तो इन दोनों, ये दोनों टकराई आपस में, टकराने के बाद दो फोर्स लगेगी, किस तरफ लगेगी, F1 2 पे और इधर लगेगी F2 1 पे, ठीक है। वैसे जैसे पहले करवाया था ना डायग्राम, वैसे से मान लो ये। तो इस ये चलने लगी V1 से, ये चलने लगी V2 से, ये चली थी U1 से, ये चली थी U2 से। बेटा मतलब बहुत रफ आइडिया दिया मैंने तुम्हें, जैसे पहले करवाया था ना वही डायग्राम समझ लो बस। वो बड़े बड़े डायग्राम थे, छोटे छोटे में निकाल दिए। नाउ ध्यान देंगे, F इज इक्वल टू dp ओवर dt, यही है ना। ये मल्टीप्लाई होगा तो F, अगर मैं इसको देखूं तो F21 इज इक्वल टू dp1 ओवर dt, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी देख लेते हैं बेटा, एंड F21 इज इक्वल टू dp2 अपॉन dt, क्लियर है नो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे तो F12 dt इज इक्वल टू dp1, और यहां पे आ जाएगा बेटा F21 इंटू dt इज इक्वल टू dp2, क्लियर है ना। ये हमारे पास इंपल्स है, अगर ध्यान दो तो फोर्स इंटू टाइम इंपल्स होता है, और ये होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या कहता है, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F21 इंटू dt इज इक्वल टू F12 इंटू dt माइनस के साथ। नाउ dp1 ये किसके इक्वल है, dp1 के, सो dp1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ dp2। ये dp1 क्या आएगा, इसका मोमेंटम चेंज हुआ तो m1 v1 माइनस m2 सॉरी m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब इसको यहां प्लस करेंगे, उधर प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हाँ मुझे पता है, माइनस लगाना भूल गया मैं, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। माइनस से कट करेंगे तो ये क्या बता रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या किया मैंने यहाँ पे, सबसे पहले सेकंड लॉ लगाया, सेकंड लॉ लगाने के बाद इस dt को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ना भी करते तो भी हो जाता बेटा, इन दोनों को इक्वेट करता है dt कट गया और ये आ गया। अगर ये स्टेप नहीं भी करना तो ये भी कर सकते हो, ये आ गया ना। थर्ड लॉ क्या कहता है, ये इसके ऊपर लगाएगा सेम, ये इसके इक्वल क्या dt कर गया, dp1 इज इक्वल टू dp2 रह गया, इसका वैल्यू पुट करिए, आ गया हमारे पास, ठीक है। dp1 बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज, बेसिकली सॉरी चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, ये रहा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, इन दोनों को इक्वेट किया, ये आ गया, क्लियर है। चलो कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो बेटा कुछ अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन में सबसे पहला जो आता है वो होता है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, अगर रिकॉइल ऑफ गन में देखो इलस्ट्रेशन सिर्फ काम आएंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। न्यूमेरिकल जैसा आएगा, मान लो गन बुलेट ऐसा कुछ आएगा तुम्हारे पास, तो उसके लिए क्या आएगा, रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं अगर तुम राइफल से फायर करोगे तो बुलेट आगे जाएगी, लेकिन तुम्हारा जर्क है वो पीछे की तरफ लगेगा। दोनों केस में फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही रहेगा। इस केस में u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 0, इनिशियल 0 आएगी, क्यों, क्योंकि राइफल और बुलेट रुके हुए हैं। अगर फायर किया, दोनों की फाइनल वेलोसिटी चेंज हुई, उसकी आगे इधर पीछे। तो अगर मैं उसमें देखो ध्यान से, अगर मान लो हमारे पास जो v1 है वो स्मॉल v हुआ और v2 है वो कैपिटल v हुआ, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ना बेसिक से करवाता हूँ और ज्यादा डेप्थ में लेके चलते हैं, मजा आएगा। एक हमारे पास है बेटा बुलेट, एक है गन। बुलेट और गन दो चीजें, रिकॉइल ऑफ गन करा रहा हूं, तो ये बॉडी 1 ले लेते हैं, ये बॉडी 2 ले लेते हैं, तो इसका मास आएगा m1 u1 और v1, और ऐसे आएगा हमारे पास m2 u2 और v2, क्लियर है। देखो ये कंसेप्ट 9th क्लास में भी यूज होता है, 9th क्लास वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वो जो कैलकुलस वाले इससे पहले करवाया वो शायद समझ में ना आया, अदरवाइज ये सारा समझ में आएगा। नाउ m1 हमारे पास देखो सेम रहेगा, u1 0 हो गया एंड u2 भी 0। ये बुलेट है, छोटी है तो छोटा v ले लिया, इसका आगे कैपिटल V,
ठीक है, और इनका मास तो दे ही रखा होगा। तो हमारे पास क्या बना, ये मान लेते हैं स्मॉल एम, ये मान लेते हैं कैपिटल एम। एक नया फॉर्मूला बनवा रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। बनाओ चाहे ना बनाओ मतलब नहीं है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है वो। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि अगर एक नया फॉर्मूला बनाओ, M1 हमारे पास M है तो M इंटू जीरो, ये जीरो हो गया, तो 0 प्लस 0 मतलब ये सारी टर्म जीरो होगी। ठीक है भाई, इस सबको जीरो ले लिया, इज इक्वल टू M1 मतलब M इंटू स्मॉल v, क्योंकि मोमेंटम किसका है, बुलेट का। अब वहां पे आ गया प्लस कैपिटल M v। अगर मैं यहां से v निकालूं, रिकॉइल ऑफ गन बेसिकली रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, पीछे कितनी तेज आएगी, तो v इज इक्वल टू क्या रह गया, mv अपॉन कैपिटल M विद नेगेटिव साइन। नाउ दिस इज वेलोसिटी निकाल लो, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाओ, खत्म कर दो। नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं यहाँ पे बेटा नेगेटिव साइन है, वो क्या बता रहा है, ऑपोजिट टू बुलेट। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज ऑपोजिट टू द बुलेट। बुलेट आगे जाएगी, वो पीछे आएगा, तो बस v की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हो, खत्म, ये आ गया हमारे पास। चलो दूसरी इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो दूसरी इलस्ट्रेशन में क्या होगा, मान लेते हैं हाँ, आगे से एक हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है, ठीक है, हाथी एक जोर से आ रहा है, फोर्स एक मोमेंटम से आ रहा है अपनी, उसका एक मास है। अगर मैं बोलूं यहां पे क्या है, मोमेंटम ऑफ हाथी, एलिफेंट, स्पेलिंग नहीं आते हैं तो टाइगर ले लेते हैं, ठीक है, टाइगर। वो जोक सुना है ना, वो क्या कहते हैं, मेरे को वहां जाना, मॉरिशस जाना है, इसका कहते हैं स्पेलिंग सुना पहले, कहता है गोवा ले चल मेरे को। देखो सो मोमेंटम ऑफ टाइगर आ गया यहाँ पे। अभी मोमेंटम ऑफ टाइगर देखो, मास ऑफ टाइगर इनटू वेलोसिटी ऑफ टाइगर, यहां तो समझ आ ही गया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये नीचे, ये एक तरफ का मोमेंटम है जो टाइगर लेके आ रहा है मेरी तरफ। अब मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर बुलेट चला रहा हूं, बुलेट। एक बुलेट पे उसका कुछ मोमेंटम कम हो जाता है, फिर 2 बुलेट पे कम हो जाता है, फिर 3 बुलेट पे कम हो जाएगा, 4 बुलेट, कितनी बुलेट लगेंगी उसका मोमेंटम बिल्कुल जीरो करने के लिए। तो इसका मोमेंटम, टाइगर का मोमेंटम, जब मैं अपने बुलेट के मोमेंटम के इक्वल कर दूंगा तो वो वहां पे रुक जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां पे जो मोमेंटम आएगा वो किसका आएगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो यहां पे क्या आएगा, n टाइम, ध्यान रखना n नंबर ऑफ बुलेट है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी है, बुलेट की, एक का मोमेंटम n, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मोमेंटम इसके इक्वल हो, हमें पता लग जाएगा कि कितनी बुलेट्स लगेंगी उस हाथी को, वो स्पेलिंग वाले हाथी को रोकने में। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है, स्पेलिंग नहीं आते, एलिफेंट, ये रहा, ठीक है। एनीवेज, तो यहां से नंबर ऑफ बुलेट्स आ जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स में खेल खेल रहे हैं बेटा, मजा आता है वेरिएबल्स में, न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं पड़ती, वेरिएबल में बहुत मजा आता है। थर्ड देखो, अभी कंडीशन लेते हैं, कंडीशन कौन सी ले, हाँ ये ठीक रहेगा बेटा। वो देखा है क्या कहते हैं, वो टारगेट पुल करते हैं जो, वो टारगेट, चलो ये भी छोड़ो तुम, एक ना बड़ा सा वो हीरो देखा होगा तुमने, वो ऊपर कोई चीज फेंकते हैं और उसको बुलेट से तोड़ देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं बेटा एक बड़ा सा टारगेट जा रहा है, ये रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो स्प्लिट हो गया बहुत सारे पार्टिकल में, बताओ उसके पार्टिकल्स कितनी कितनी वेलोसिटी से गिरेंगे जाके, नहीं समझ आया, दोबारा देखते हैं। मान लेते हैं बेटा मेरे पास ये रहा, अभी इसका मास मुझे पता है क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, जब इसको मैंने ऊपर फेंका तो इस पर बुलेट चलाएगी, बुलेट चलाने के बाद क्या होगा, 2 पार्ट में हो जाएगा। इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, हमें नहीं पता, मास पता होगा। क्लियर, तो कैसे होगा वो देखो, उसमें एक ऐसा करते हैं, एक्सप्लोजन टाइप कुछ सीख सकते हैं हम, ऐसा कुछ एक वर्ड था, तो एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, मैं तो भूल ही गया था, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। एक बॉम्ब आया, ये डिवाइड हुआ बेटा अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ब्रेक हो गया, सबकी मास वेलोसिटी अलग है, इतने सारे मास नहीं लिखूंगा मैं, तो मैंने कुछ यहां पे ले लिए, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, m5 है, और ये है m6, ये आ गया। और इसका मास बेटा कैपिटल M है, ये चल रहा है v की वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी v3 है, इसकी v4 है, इसकी v5 है, इसकी v6 है। तो होगा क्या, मास इंटू वेलोसिटी, बॉम्ब इज इक्वल टू चेंज किसमें हुई, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 प्लस m5 v5 v6, ये सब। तो इसका मोमेंटम, बॉम्ब का मोमेंटम इज इक्वल दूसरों को इक्वल कर दिया, तो जो भी निकालना हो निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, फिर वीडियो को एडिट करते हैं बस, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, अ 30 kg शेल is flying at a 48 meter per second
व्हेन इट एक्सप्लोड्स, फटा, इट्स वन पार्ट ऑफ द 18 kg स्टॉप्स व्हाइल अदर रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लेटर। मतलब सेकंड पार्ट की बताओ। देखो एक पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है हमें 30 kg और ये वेलोसिटी है बेटा इसकी 48 मीटर पर सेकंड। जब ये चला दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका मास है बेटा 18 kg, दूसरा वाले का मास गिवन नहीं है तो उसका मास भी ले लेते हैं। तो यहाँ 30 था तो यहाँ 18 है तो यहाँ क्या होगा 12 kg। उसने कहा ये रुक जाएगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इसका v1 ले लो और इसका v2 निकाल रहे हैं, ये बोल रहा है वो। सिंपल निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही फॉर्मूला था। इलस्ट्रेशन में मैंने बताया था अगर बॉडी एक हो, एक बॉडी एक्सप्लोड हो रही है तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉडी रहती है, बड़ी बॉडी। तो मैंने इसको m इंटू v कर लिया, बॉम्ब का मास। ठीक है, ये मोमेंटम दोनों में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, और कोई मोमेंटम तो है नहीं, तो जितना मोमेंटम इसका होगा वही उन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये रुका है तो दूसरा वाला तेज हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 30 इंटू 48 इज इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास 18 इंटू 0 प्लस ये कितना है 20 इंटू v2। तो कितना आएगा अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 इंटू 48 अपॉन ये आ गया 12 नीचे 18 वाला 0 हो गया इंटू v2। आगे बढ़ते हैं बेटा इसको, तो 4 3 तो v2 इज इक्वल टू 4 3 12 तो 120 मीटर पर सेकेंड। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आया और गया बस, ऐसा क्वेश्चन था ये। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। A neutron having a mass of 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg and moving at 10 raised to power 8 meter per second collides with a deuteron at rest and stick to it, उसमें stick कर जाएगा। Now the mass of the deuteron is 3.34 into 10 raised to power 27 kg, find the speed of this combination। इन दोनों की स्पीड लगाओ कॉम्बिनेशन की। देखो ये हमारे पास आ रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका आएगा m1 u1। अब ये बॉडी है, ये है m2 और इसका वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास रेस्ट पे। जब ये दोनों टकराए तो दोनों चिपक के रह गए, मास कितना हो गया m1 प्लस m2 और वेलोसिटी निकालनी है कॉम्बिनेशन की। इसका जो तुम्हें m1 दे रखा है वो दे रखा है 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg, ये दे रखा है। और ये रेस्ट पे था हमारे पास और ये आ गया ये ड्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑलमोस्ट का मास थोड़ा फर्क होएगा बस, जैसे इसका मास देख लेते हैं। तो इसका मास भी शायद गिवन है, एक सेकेंड, हाँ दिया हुआ 3.34 इंटू 10 raised to power minus 27 kg। तो 3.34 इंटू 10 raised to power minus 27 kg। तो क्या इस फॉर्मूला लगेगा इसका, देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 क्या है हमारे पास, ये रहा 1.67 इंटू 10 raised to power minus 27 इंटू वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से जा रहा है 10 raised to power 8, तो 10 raised to power 8 से जा रहा है प्लस m2 क्या है हमारे पास 0 टर्म हो जाएगी सारी, क्योंकि u2 0 है और यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे, v सेम है तो v1 v2 दोनों का सेम है तो v बाहर निकल जाएगा। m1 कितना है हमारे पास 1.67 इंटू 10 raised to power minus 27 प्लस 3.34 इंटू 10 raised to power minus 27 kg इंटू v आ गया हमारे पास। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूं क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 1.67 इंटू 10 raised to power minus 27 इंटू 10 raised to power 8 अपॉन ये चला जाएगा नीचे, दोनों को प्लस किया तो 10 raised to power minus 27 कॉमन अंदर आ गया 1.67 प्लस 3.34 दोनों प्लस हो जाएंगे इनटू बस यही आएगा, ठीक है, इंटू v। तो क्या आएगा 27 वाला 27 कट गया, इन दोनों को प्लस किया तो 1.67 अपॉन इन दोनों को प्लस किया तो लगभग 5 आ जाएगा 1.3467, हाँ ठीक है, लगभग 5 आ गया एंड इनटू 10 raised to power 8 v की वैल्यू होगी। सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा, आंसर 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए वैसे तो, हाँ ठीक है यही आ रहा है। तो 0.33 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड ये आएगा। पता कैसे लगा मुझे, मैंने पॉइंट हटा के यहाँ पे ये जो 1.67 है बेसिकली, ठीक है 15 के आसपास, तो 5 3 15 है आसपास, तो 0.33 आएगा समथिंग। और ये मेरे ख्याल से नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा क्योंकि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। चलो थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बेटा बहुत इजी है न्यूमेरिकल, ठीक है, मुश्किल नहीं है इसके। हमने सिर्फ ये पहचानना है कि फॉर्मूला कौन सा है और फॉर्मूला पहचानने के बाद उसमें बॉडी 1 कौन सी है, बॉडी 2 कौन सी है, उसका u1 क्या है, v1 क्या है, ये सब पहचानना है और फॉर्मूले पुट करो, आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। कोई भी फिजिक्स का बेटा कंसेप्ट रट्टा नहीं मारा जाता, हमेशा समझा जाता है ताकि वो कहीं भी लगा सके, ठीक है। मतलब बेसिकली
कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारने के लिए पढ़ो। कंसेप्ट को समझो ताकि हर जगह लगा सको, दिमाग से खेलो। ये जो जितना भी काम होता है पढ़ते हैं ये सब काम नहीं आता, जो हमने दिमाग चलाया है, कैसे सॉल्व किया, वो जो ट्रिक्स यूज करी है, जो भी चीजें यूज करी है घुमा के हमने, वो सारी की सारी जुगाड़ जिसे कहते हैं, या फिर बेसिकली जो हमने दिमाग चलाया है, ऐसे वैसे जो सारा वो अरेंजमेंट यूज किया है, वो सारा काम आता है। ठीक है, और उसी से क्या होता है, ब्रेन शार्प होता है। तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहो, यस अप्लाई करते रहो, हर एक न्यूमेरिकल को एक समझो कि क्या रहा है, रट्टा मत मारो। एक कॉन्सेप्ट के अगर 5 से 7 न्यूमेरिकल करोगे तो डेफिनेटली फिजिक्स में मतलब मजा आने लग जाएगा, तुम्हें न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा। चलो बेटा अगला देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, IIT में आया हुआ है। चलो ये वाला करते हैं, मतलब मजेदार है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली at rest explodes and breaks into 3 fragments of masses in the ratio 1:1:3. Now the 2 pieces of the equal masses fly off perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second each. Now what is the velocity of the heavier fragment? ध्यान देते हैं, देखो यहां बनाते हैं, ये हमारे पास ये आया, इसके बाद एक्सप्लोड हो गया इधर इधर इधर, ये दोनों पार्टिकल मतलब जो बेसिकली M1 है और ये M2 है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ये IIT का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मुश्किल नहीं इसलिए करवा रहा हूँ, वैसे तो IIT की जो सीरीज है वो मैंने अलग कवर करनी है। ठीक है, अभी बेसिक पढ़ो फिर IIT धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, मुश्किल नहीं IIT, कुछ भी नहीं IIT में, बस हाँ एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए तुम्हें कि कैसे सॉल्व करनी है। नो ये आ गया हमारे पास। नो इसका जो मास है बेसिकली, ठीक है, अगर मैं कैपिटल M लूँ यहाँ पे तो हमें 1 kg दे रखा है, 1 kg, और इसकी स्पीड कितनी है से देख रखी रेस्ट पे बेटा, रेस्ट पे, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है 0। अब वो कह रहा है कि बताओ कितना चेंज होगा, ध्यान देते हैं, 2 कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व होगा, ये मास तो सेम रहेगा लेकिन जो इसकी वेलोसिटी V1 होगी, इसकी V2 होगी, 2 कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पे आएगा बेटा V1 cos 45 और यहाँ पे आएगा V1 sin 45 डिग्री। अब ऐसे ही V2 को रिजॉल्व करेंगे, इधर आएगा हमारे पास V2 cos 45 और यहां आएगा V2 sin 45। अब जो फर्क पड़ता है बेटा वो मास पे फर्क पड़ता है, इसका 1 kg था और यहां पे 1:2 आई थिंक ये थर्ड पास ले लेते हैं, सो M1 प्लस M2 प्लस M3, इन तीनों के तीनों मिला के कितने होंगे 1 kg। तो अगर मैं रेशियो में निकालूंगा, जो हमें रेशियो दे रखी है M1 रेशो M2 रेशो M3, वो दे रखी है आई थिंक 1:3 तो देखो रेस्ट पे जब एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड होने के बाद 2 हमारे पास ये पार्टिकल है और जो तीसरा पार्टिकल है बेसिकली वो ये वाला, मतलब इस तरफ को गया V3 वेलोसिटी के साथ। ठीक है, 2 तो परपेंडिकुलर गए और एक उनके पीछे चला गया ना। अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरफ क्या है, देखो ये कंपोनेंट इसको रिजॉल्व कर रहा है, मतलब बेसिकली नल कर रहा है इसका इफेक्ट। M1 और M2 दोनों का मास कितना 1 kg, इसका मतलब ये है कि मास जब सेम होगा तो लगभग वेलोसिटी भी सेम ही होगी इनकी। जब मास सेम होगा तो उस केस में होगा ये वाला मोमेंटम इसको रिजॉल्व कर देगा, तो नो मोमेंटम इन द वर्टिकल एक्सिस। तो जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो देखो ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहे हैं, तो क्या आएगा M3V3 इज इक्वल टू M1V1 cos 45 प्लस M2V2 cos 45। ये आ गया हमारे पास M3V3 और M3 कितना है हमारे पास 2। अगर इसको देखें ध्यान से, देखो 1 kg है तो समथिंग 0.3 होगा। ये कैसे पता लगा, 300 ग्राम नहीं, 3 रेशो में ना 1:2, तो ये 3 है तो 6, 200 ग्राम 200 ग्राम तो 0.6 मान लो। ये कैसे निकाला बेटा, 1 kg है ना। अब 1 kg और रेशो में बांटूंगा, तो अगर इसको बांटूंगा देखो ध्यान से, 1 kg है रेशो में बांटता हूं तो ये 3 kg मतलब 600 ग्राम, ये 200 ग्राम 200 ग्राम प्लस 600 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम में ऐसे बांट दिया, इज इक्वल टू M1 क्या है हमारे पास, जितना भी है सॉल्व कर लेना, बस आंसर डालोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, देखो ध्यान से। A gun weighing 4 kg fires a bullet of 80 gram with a velocity of 120 meter per second. So with what velocity does the gun recoil
व्हाट इज द कंबाइंड मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग। तो 4 kg गन है, 80 ग्राम की बुलेट है एंड फ्लाई करे 120। 120 से बुलेट तो जाएगी, गन तो जाएगी नहीं, बुलेट ही जाएगी। तो हमारे पास क्या है, एक गन है और एक बुलेट है। तो गन कितने, गन का मास क्या है हमारे पास 4 kg और जो बुलेट का मास है वो 80 ग्राम। एंड 80 ग्राम मतलब 0.1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.08 kg ये आ गया हमारे पास। और दोनों की वेलोसिटी मैंने क्या कहा था, जीरो ले लेना, u1 u2 और v1 इज इक्वल टू, सॉरी निकालना है ये। तो जो इसकी वेलोसिटी वो कितनी है 120 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, देखो तो बिफोर मोमेंटम क्या है 0, आफ्टर मोमेंटम क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, तो वो कैसे निकलेगा 4 इंटू, यहाँ पे v1 निकालना पड़ेगा तुम्हें, पहले बता देता हूँ इसको करना कैसे है। देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये फॉर्मूला लगाया। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी सारी, वैसे तो ये सारा जीरो हो जाएगा हमारा, क्योंकि u1 u2 जीरो है। m1 हमारे पास है 4 kg इंटू वेलोसिटी है इसकी निकालनी है, प्लस इसका है हमारे पास 80 0.08 इंटू 120। यहां से सॉल्व करोगे बेटा v1 आ जाएगा जो भी आएगा। अब ये v1 की वैल्यू यहां डालोगे तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आएगा इनिशियल मोमेंटम। सिर्फ इतना निकालोगे तो इनिशियल मोमेंटम है, इतना निकालोगे तो फाइनल आएगा। ठीक है, यहां से v1 निकाला, इसको निकालोगे फाइनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आंसर क्या है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। गुड बाय।